नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज के अंक में हम लोक कला की जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत गौंड चित्रण को देखेंगे, गौंड लोक कला को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के अंक में हम गौंड लोक कला को देखेंगे। गौंड लोक कला के अगर हम भौगोलिक तथ्यों को देखें तो गौंड लोक कला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनाई जाती है। हालांकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा भी बिहार, उड़ीसा और अन्य जो राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे हुए, उन राज्यों में भी ये गौंड लोक कला बनाई जाती है। क्योंकि जो गौंड आदिवासी लोग हैं ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी रहने लग गए हैं, इसलिए गौंड लोक कला अब अन्य राज्यों में भी बनाई जाती थी, लेकिन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये गौंड लोक कला बनाई जाती है। गौंड लोक कला के अगर हम गौंड शब्द को देखें तो देखिए, गौंड शब्द जो है वो कोंड शब्द से आया है, क्योंकि जो कोंड शब्द है उसी का अपभ्रंश गौंड शब्द हुआ है। और गौंड शब्द यानी कि जो कोंड शब्द से जो उसकी उत्पत्ति हुई है, तो कोंड शब्द का अर्थ होता है हरे पहाड़, और आदिवासी लोगों को इसी गौंड शब्द से गोंडी कहा गया। और क्योंकि वे मध्य प्रदेश के हरे भरे पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए उनके लिए फिर ये गौंड शब्द का प्रयोग हुआ। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो गौंड शब्द है वो गौंड शब्द से आया है। गौंड चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ व गोंडवाना जिले में बनाई जाती है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो गौंड चित्रकला है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किन जिलों में बनाई जाती है। तो डिंडोरी की जो पाटनगढ़ है वहाँ पर और गोंडवाना जिले में ये गौंड लोक कला चित्रकला बनाई जाती है। ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो 1980 के दशक में जे स्वामीनाथन को भोपाल स्थित भारत भवन का निदेशक नियुक्त किया गया। और इसी समय जब जे स्वामीनाथन को भारत भवन का निदेशक नियुक्त किया गया था, तो जे स्वामीनाथन आदिवासी कला और शहरी कला की एक साथ प्रदर्शनी करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से आदिवासी कला की खोज में उन्हें प्रतिभाशाली चित्रकार जंगड़ सिंह श्याम के बारे में पता चला। अब देखिए, यहाँ पर जो चित्रकार जंगड़ सिंह श्याम हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध नाम है गौंड चित्रकला के क्षेत्र में। तो जे स्वामीनाथन ने 1980 के दशक में भारत भवन में एक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया था, जहां पर गौंड चित्रकला को भी प्रदर्शित किया गया था। चित्रकार जंगड़ सिंह श्याम के घर की दीवारें गौंड चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना थी। और जब जे स्वामीनाथन जी उनसे मिलने के लिए उनके घर गए थे, तो उनके घर पर जो दीवारें थी, क्योंकि कच्चे घर होते थे उस समय, तो कच्चे घरों पर जो चित्र बनाए जाते थे, भित्ति चित्र बनाए जाते थे, तो वे काफ़ी अच्छे चित्र बने हुए थे। और जे स्वामीनाथन जी उन चित्रों को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे। जंगड़ सिंह श्याम कैनवास और कागज़ का प्रयोग करने वाले पहले चित्रकार हैं। अब देखिए, यहाँ पर लोक कला जब भी बनाई जाती है तो मुख्य रूप से या तो वो दीवारों पर बनाई जाती है या फिर वो भूमि पर बनाई जाती है। तो जो गौंड कला है ये दीवारों पर और भूमि पर बनाई जाने वाली कला थी, लेकिन जंगड़ सिंह श्याम जो इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन्होंने कैनवास और कागज़ का प्रयोग किया था। और ऐसा करने वाले वे पहले आदिवासी चित्रकार थे जिन्होंने कैनवास और कागज़ के ऊपर गौंड चित्रकला बनाई थी। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गौंड चित्रकला को कैनवास और कागज़ पर सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था। जंगड़ सिंह श्याम टोक्यो और पेरिस में भी अपनी लोक कला को प्रदर्शित कर चुके थे। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदिवासी लोक चित्रकार अगर जापान और फ्रांस तक पहुंच सकता है तो अपने क्षेत्र में वो कितना प्रसिद्ध रहा होगा। अब देखते हैं गौंड कला का कलात्मक तथ्य। गौंड आदिवासी लोगों का मानना है कि पृथ्वी, जल और वायु पर देवताओं का शासन है। उनकी पूजा के लिए वे लोक चित्र, लोकगीत और लोक नृत्यों का सहारा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी लोक कला जब शुरू होती है कहीं ना कहीं वो प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ मान्यताएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो जो गौंड आदिवासी लोग हैं ये जो है, इनका मानना है कि पृथ्वी, जल और वायु पर देवताओं का शासन है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति की ही पूजा की है। और
उनकी पूजा के लिए वे लोक चित्र बनाते थे। जो गौंड चित्र हैं, लोकगीत और लोक नृत्यों का इसमें सहारा लेते थे। जब भी लोक चित्र बनाए जाते हैं, गौंड जो आदिवासी लोग हैं जब वो लोक चित्र बनाते हैं तो चित्रों के साथ साथ वे लोक गीतों को भी गाते हैं और जो अन्य जो सहायक होते हैं उनके, वो लोक नृत्य भी करते हैं। गौंड चित्रकला के विषय ज़्यादातर लोक कथाओं और गौंड पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम विषय की बात करते हैं, किसी भी लोक कला में जो विषय आते हैं वो वहीं की जो लोक कथाएं होती हैं उन्हीं से निकल कर के आती हैं। जो लोग उनकी आस्थाएं होती है जिन कथाओं पर, जिन कहानियों पर, उन्हीं को वो चित्रित करते हैं। गौंड चित्रों में अधिकतर पशु पक्षियों, वृक्षों को चित्रित किया गया है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर शुरुआत में हमने देखा था कि गौंड जो शब्द है वो कोंड से निकला है और कोंड का मतलब है हरे पहाड़। तो जो लोग हरे पहाड़ों के बीच रहते होंगे उनके विषय उसी प्रकार के होंगे जिस वातावरण में वे रहते हैं। तो जो गौंड चित्र हैं उसमें अधिकतर पशु पक्षी और वृक्षों को ही चित्रित किया गया है। गौंड चित्रकला में घोड़ा, हाथी, बाघ, देवताओं, मनुष्यों और रोजमर्रा के दैनिक जीवन को चित्रित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जब वे प्रकृति के बीच रहने वाले लोग हैं तो उन्होंने जो भी पशु पक्षी वहाँ पर देखे, जो भी जानवर वहाँ पर देखे, उन्हीं को उन्होंने अपने चित्रकला में विषय के रूप में लिया है, जिसमें घोड़ा, हाथी, बाघ और जो उनकी मान्यताएं थी देवताओं के रूपों में, उन्हीं को उन्होंने अपने चित्रों में चित्रित किया है। गौंड चित्रकला में प्रत्येक घर की दीवार पर बाघ का चित्र अवश्य अंकित किया जाता है। तो देखिए, ये गौंड चित्रकला की पहचान का एक लक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस लोक कला में बाघ का चित्र जो है अधिक बनाए जाते हैं। जो गौंड आदिवासी लोग हैं ये अपने घरों पर बाघ का चित्र ये कंपलसरी, आवश्यक रूप से ये चित्रित करते हैं और इनका ऐसा मानना है कि जो ये बाघ है ये हमारी रक्षा करता है, क्योंकि अन्य जो जीव जंतु हैं उनसे बाघ हमारी रक्षा करता है। तो ये इनकी ऐसी मान्यता है, ऐसे इनके मिथ है। तो इसी के कारण ये जो अपने घरों पर कम से कम एक बाघ का चित्र तो ये अवश्य ही अंकित करते हैं। अब बात करते हैं कि गौंड चित्रकला में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसमें रंग कौन से होते हैं। तो गौंड चित्रों में रंग के रूप में चारकोल यानी कि कोयला, रंगीन मिट्टी, पौधों का रस, गाय का गोबर मुख्य रूप से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से रंग है, वो किस प्रकार से रंगों को जो है बनाते थे। यहाँ पर जो काला रंग है वो चारकोल से यानी कि कोयले से बनाया जाता है। पीला रंग रामराज मिट्टी होती है उससे बनाया जाता था। सफ़ेद रंग खड़िया और चूने से बनाया जाता है। लाल रंग के लिए गेरू का उपयोग किया जाता है और जो हरा रंग है इसमें भी उनकी दो कैटेगरी है। जो गहरा हरा रंग है इसको सेम के पत्तों और हल्का हरा रंग गाय के गोबर से बनाया जाता है। तो कई बार इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं लोक कला से संबंधित करके कि किस रंग को बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। वर्तमान गौंड कला का विकास डिगना और भित्ति चित्रों से हुआ है। डिगना घरों की दीवारों व फर्श पर चित्रित किए जाने वाले ज्यामितीय पैटर्न है। अब देखिए, यहाँ पर डिगना शब्द आया है कि जो वर्तमान में, क्योंकि गौंड जो चित्रकला है जब वो प्राचीन काल से बनती थी तो उसके विषयों में भी बहुत सारा जो है बदलाव आया है। वर्तमान में जो भी गौंड चित्र बनाए जा रहे हैं वो डिगना और भित्ति चित्रों से उनका विकास हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, डिगना जो है वो घरों की दीवारों व फर्श पर जो भी चित्र बनाए जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर ज्यामितीय पैटर्न है। तो इस ज्यामितीय पैटर्न को डिगना कहा गया है। प्रत्येक गौंड चित्रकार चित्रों को भरने के लिए अपने स्वयं के विशिष्ट पैटर्न का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर एक नई बात उभर के आई है कि जो गौंड चित्रकार होते हैं इसके जो भी चित्रकार हैं जब भी वे चित्र बनाते हैं तो इसमें स्वयं के विशिष्ट पैटर्न का उपयोग करते हैं। यानी कि जितने भी चित्रकार हैं इनकी अपनी एक स्टाइल है, एक अपना पैटर्न है। यानी कि जो पैटर्न कोई चित्रकार बनाता है उसी पैटर्न को जो अन्य गौंड चित्रकार है वो नहीं बनाते हैं। यानी कि सबका एक सिग्नेचर मार्क होता है। यानी कि जो भी चित्रकार इसमें चित्र बनाते हैं उनकी एक विशिष्ट शैली होती है, एक विशिष्ट पैटर्न होता है, जिसके कारण इन चित्रों को पहचाना जा सकता है कि ये जो अमुक चित्र है इसको किस चित्रकार ने निर्मित किया है।
गौंड कला में प्रयुक्त पैटर्न इस प्रकार हैं, जो अभी हमने बात की कि हर चित्रकार का एक अपना पैटर्न होता है। तो उसमें देखिए कौन कौन से पैटर्न का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। डॉट्स यानी कि बिंदुओं के रूप में भी बनाते हैं। महान लकीरें यानी कि बड़ी लकीरें बनाई जाती हैं। घुमावदार रेखाएं, कर्व शेप की जो लाइंस होती हैं। डैश, मछली के शल्क यानी कि जो मछली के शरीर में शल्क होते हैं उस तरीके से भी एक पैटर्न चलता है। पानी की बूंदें, वाटर ड्रॉप्स, बीज के आकार जो शीड होते हैं उनके समान भी वहाँ पर चित्रों को बनाया जाता है। और ज्यामिति आकृति जो कि डिगना हम जिसे कहते हैं। तो ये हमारे खास पैटर्न है जिस पर गोंड कला को बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ गोंड जो चित्र हैं हमने उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो देखिए एक मछली का यहाँ पर पैटर्न है जो हमने कहा था कि मछली की शल्क वाली। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो मछली वाला चित्र है, तो इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। साथ ही जो दूसरा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें वृक्षों के साथ में मोर का अंकन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी इसमें 4 मोर दिखाए गए हैं उसमें हर मोर पर एक अलग ही पैटर्न डिज़ाइन किया गया है, उनको अलग रंग से चित्रित किया गया है। तो गोंड जो चित्रकला है उसमें हर चित्रकार का एक अपना ही पैटर्न होता है। देखिए दूसरा जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स और डॉट्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है। साथ में आप देख सकते हैं जो बगल में चित्र है उसमें बाघ दिखाया गया है, उसके नीचे एक बारहसिंगा चित्रित किया गया है। साथ में बाघ को अपने बच्चे के साथ में यहाँ पर बारहसिंगे का शिकार करते हुए चित्रित किया गया। तो ये जिसकी बात मैं कर रहा था कि हर घर में बाघ का जो दृश्य दिखाया जाता है वो इसीलिए दिखाया जाता है। अब बात करते हैं गोंड चित्रों के रोचक तथ्यों की। देखिए गोंड चित्रकारों में भज्जू सिंह, श्याम, दुर्गाबाई व्योम ये वो चित्रकार हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप इन चित्रकारों के नामों को भी याद कर लीजिएगा कई बार, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना जो उच्च स्तर पर जा रहा है कि अब चित्रकला के क्षेत्र में यानी कि जो लोक कला के क्षेत्र में अगर हम बात कहें तो लोक कला के क्षेत्र में लोक कलाकारों के नामों से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इन जो ऐसे नाम होते हैं जिनको उनकी कला के क्षेत्र में पद्मश्री या पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुए हैं उनकी सूची आप जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए जो गोंड चित्रकार हैं तो 3 चित्रकारों को यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया जिनमें भज्जू सिंह, श्याम, दुर्गाबाई व्योम प्रमुख हैं। तो ये आप नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। गोंड समाज की उपशाखा प्रधान समुदाय ही गोंड चित्रकला बनाने का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रधान समुदाय आया है गोंड समाज के अंतर्गत जो उसकी उपशाखा है उसके अंदर प्रधान समुदाय है, वही समुदाय गोंड चित्रकला को बनाता है। देखिए इसके अंदर भी काफ़ी वैरायटी है। जो गोंड समाज है उसके अंदर भी कई सारी उपजातियाँ हैं। तो उसी में से एक प्रधान समुदाय है जो गोंड चित्रकला को बनाता है। तो कई बार इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोंड समाज की उपशाखा में वो कौन सा समुदाय है जो गोंड चित्रकला को बनाता है। तो आपको ये प्रधान जो समुदाय है इसको आपको याद करना होगा। गोंड लोक कला को वर्ष 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का अर्थ ये होता है कि इस प्रकार से जो भी वहाँ पे लोक कलाएँ बनाई जाती है उनको एक जीआई टैग दिया जाता है। और ये जीआई टैग उस लोक कला के बारे में ये बताता है कि जो भी हम पेंटिंग खरीद रहे हैं या जो भी हम उत्पाद खरीद रहे हैं वो बिल्कुल मौलिक है, कोई भी इसमें जाली काम नहीं किया गया है, ये उसकी कॉपी नहीं है, यानी कि वो पेंटिंग जो आप खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल पेंटिंग है। और इसके साथ में अन्य जो जीआई की जो फैसिलिटी होती है वो भी उस कला को प्रदान की जाती है। तो वो उस कला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है और उस कला को एक मौलिकता भी जीआई टैग के द्वारा प्रदान की जाती है। आज के एपिसोड में हमने गोंड लोक कला को देखा और देखा कि किस प्रकार के चित्रों को वहाँ पर बनाया जाता है, चित्रों को बनाने की सामग्री क्या रहती है और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में कलात्मक तथ्य और भौगोलिक तथ्यों को भी देखा। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, पथकार चित्रण किस राज्य से संबंधित है? और आपको विकल्प दिए गए हैं उत्तराखंड, केरल, असम और झारखंड। तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था सुबीर राहा तेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? और आपको विकल्प दिए गए थे मुंबई हाई, डिगबोई, कोलकाता और
देहरादून। तो सुबीर राहा तेल संग्रहालय स्थित है देहरादून के ओएनजीसी परिसर में। तो आप कभी अगर देहरादून में जाएं तो आप इस संग्रहालय को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ओएनजीसी के इतिहास के बारे में और तेल संयंत्रों के बारे में पता चलेगा। तो इस प्रश्न का सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया है कमला नेगी जी ने, हिमांशु गुप्ता जी, धर्मेंद्र कुमार जी, विनय कौशल जी, गौरव नौटियाल जी, नमित सिंह जी, नीमा कनवाल जी, प्रियंका रमोला जी और शुभम जी ने। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपने इस प्रश्न का सबसे पहले और सबसे जल्दी जवाब दिया। तो ये था हमारा तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने लोक कला गौंड चित्रकला को देखा और देखा कि किस प्रकार इस कला को बनाया जाता है, और गौंड कला की ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों के साथ ही कलात्मक पक्ष को भी हमने देखा। आशा करता हूँ आज का अंक आपके लिए लाभकारी हुआ होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको यह अंक काफ़ी लाभ प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। अगर आप हमारे साथ में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।